आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में चल रहे आंग्ल मराठा युद्ध की। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध को, जो कि 1817 से 1818 ईस्वी के बीच में हुआ था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि तीसरा एंग्लो मराठा वॉर में पूरी तरह से जो नाम मात्र की शक्ति बची रहती है पेशवा की, वह समाप्त हो जाती है और फिर इन्हें पेंशनबद्ध करके कानपुर के पास बेठू भेज दिया जाता है। और इसी तरह जो छत्रपति हैं उन्हें भी पेंशनबद्ध करके सतारा के पास एक छोटी सी रियासत दे दी जाती है। तो यहाँ पर से ये युद्ध पहले ही हम देख चुके हैं कि 1803 से 6 के बीच में जो युद्ध चल रहा है, द्वितीय युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध, वह एक निर्णायक युद्ध था जहाँ पर हम मराठों की शक्ति को टूटते हुए देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद मराठों के पास में समय था कि वे अपनी शक्ति को पुनः संगठित करके फिर से अंग्रेजों को टक्कर देते। लेकिन उन्होंने टक्कर तो दी, लेकिन आपसी फूट और आपसी वैमनस्य के साथ उन्होंने दी। यहाँ पर होलकर सिंधिया आपस में लड़ रहे थे। जो नागपुर के भोसले हैं वो अपने हित देख रहे थे। बाजीराव सेकंड सभी को एकजुट करने में नाकाम थे क्योंकि वो खुद अपने हित देख रहे थे। तो सभी जितने भी नेता थे, जितने भी इनके गुट थे, वो सब आपस में लड़ रहे थे। और फिर जब अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़े तो एक दूसरे का खुलकर समर्थन नहीं कर पाए, खुलकर नहीं युद्ध कर पाए और फिर बहुत बुरी तरह उनकी पराजय यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, इस समय गवर्नर जनरल जो होता है ना, गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मोरिये नाम इसका हमें मिलता है कहीं कहीं पर। तो लॉर्ड मोरिये हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स इस समय पर गवर्नर जनरल था। और हम देखते हैं कि 1813 से 1823 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल के पद पर रहता है। फिर हम देखते हैं कि मराठा पेशवा जो थे वह थे बाजीराव सेकंड, और मराठा छत्रपति जो थे वह थे प्रताप राव महाराज। अब आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय पर मुगल बादशाह कौन थे। हालांकि वो भी नाम मात्र के बचे थे, लेकिन फिर भी आपको बताना है क्योंकि हम मुगल को पढ़कर ही यहाँ पर मराठों को पढ़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे, और आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका ये पता लगेगा कि आप जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। अब देखिए, युद्ध की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कंपनी द्वारा मराठा संघ से की गई सहायक संधियों के कारण कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ गया था। नागपुर में रघुजी भोसले सेकंड की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र परसू रघु जी के जो भतीजे, यहाँ पर अप्पा साहिब है रघु जी के भतीजे, तथा परसू जी की जो माता है बुकाबाई, उनके संरक्षण में यहाँ पर परसू जी अगले शासक बनते हैं। अब अप्पा साहिब खुद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें लगता था कि भाई मैं यहाँ पर अपने चाचा का एरिया छीन सकता हूँ और अपने भतीजे को हटा सकता हूँ। और रघु जी के भतीजे होते हैं एक प्रकार से, यानी कि परसू जी के भाई ही आप सौतेले भाई यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन अप्पा जी वयस्क रहते हैं और काफ़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पर अप्पा जी महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों ना परसू जी को हटाकर मैं खुद इस क्षेत्र का नया शासक बन जाऊँ। तो अप्पा साहिब ने मई 1816 ईस्वी में नागपुर दरबार में अपनी दरबारी मजबूत करने के लिए कंपनी के साथ नागपुर की संधि की। और ये भी वही गलती करते हैं जो बाजीराव सेकंड करते हैं बसीन की संधि करके, और राघोबा करते हैं सूरत की संधि 1775 करके। तो यहाँ पर बदले में कंपनी ने एक अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी नागपुर दरबार में रखी, और जो यहाँ पर कंपनी का हस्तक्षेप भी हम देखते हैं कि बढ़ गया, और इससे अप्पा साहिब कंपनी से असंतुष्ट होते हैं। क्योंकि अप्पा साहिब इसलिए कंपनी को इंटरफेयर के लिए बुलाते हैं कि भैया तुम्हारी वजह से मैं अप्पा जो परसू जी हैं उन्हें हटाकर मैं खुद शासक बन जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज अपनी दाल पकाने में लगे हुए थे और फिर वह धीरे धीरे अप्पा साहिब को ही हुक्म देने लगते हैं। तो यहाँ पर अप्पा साहिब कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, शायद लगता है कि मैंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। तो यहाँ पर पेशवा बाजीराव सेकंड ने गायकवाड़ से 1 करोड़ रुपए की मांग की। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर कहते हैं कि भैया जो इस वित्तीय विवाद में बातचीत के लिए गायकवाड़ अपने अधिकारी गंगाधर शास्त्री को पूना दरबार में भेजते हैं, जहाँ पर जो पेशवा का वित्तीय अधिकारी है त्र्यंबक राव, वह गंगाधर शास्त्री की हत्या कर देता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो यह 1 करोड़ रुपए क्यों मांग रहे थे, तो गायकवाड़ जो थे वह हम देखते हैं कि मराठा हिस्सा थे, मराठा सरदार थे गायकवाड़। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, उसके बाद से जो बड़ौदा के गायकवाड़ रहते हैं वो इनसे असंतुष्ट हो जाते हैं और फिर कभी भी मराठों के अन्य किसी भी युद्ध में खुद मराठा सरदार होते हुए भी इनकी सहायता नहीं करते हैं और पूरी तरह से तटस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पेशवा रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब रहती है, तो उनके अधिकारी उनको सुझाव देते हैं कि भैया बड़ौदा का गायकवाड़ जो है वो कई समय से हमारे अधीन था, मतलब है हमारे हिस्सा, लेकिन वह बहुत लंबे समय से टैक्स नहीं दे रहा, तो आप क्यों ना उससे टैक्स मांगो, तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। अब वो कहते हैं भैया कितना टैक्स है, एस्टिमेट लगाओ। तो यहाँ पर त्र्यंबक राव जी अपना खुरापाती दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि जनाब 1 करोड़ रुपये मांगना है। अब भैया औकात के बाहर की पर यहाँ पर बात होती है और इतना तो उनके पास होता ही नहीं है। और पहली बात, वो देंगे क्यों, क्योंकि तुम टैक्स हमको तो दें ही क्यों, तुम हमारे लिए कर क्या रहे हो। इस तरह की बात बड़ौदा के गायकवाड़ करते हैं। अब बड़ौदा के गायकवाड़ इनको समझाने के लिए भेजते हैं गंगाधर शास्त्री नाम के एक विद्वान को, जो कि उनका वित्त अधिकारी रहता है, और ये प्रयास करते हैं कि भाई समझ जाए। लेकिन यहाँ पर बाजीराव सेकंड की तो छोड़ो, उनका वित्तीय अधिकारी ही कहते हैं ना कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म है, तो बाजीराव सेकंड तो यार छोड़ो, उनका जो अधिकारी है वित्तीय अधिकारी त्र्यंबक राव जी, वह बिना कुछ सोचे समझे गंगाधर राव की, जो गंगाधर शास्त्री है, उनकी हत्या कर देते हैं। अब गायकवाड़ इसकी शिकायत कंपनी से करते हैं, तो यहाँ पर फिर दूसरी तरफ से भी कंपनी यहाँ पर इंटरफेरेंस उसकी हो जाती है। अब कंपनी पेशवा को त्र्यंबक राव को दंडित करने का आदेश देती है, लेकिन त्र्यंबक राव भाग जाता है। कैसे भाग जाता है भाई, दरबार में था, वो कैसे भाग जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि बाजीराव सेकंड ने उसको भगा दिया। अब इससे नाराज होकर बंबई के अंग्रेज अधिकारी एल्फिंस्टन ने स्मिथ के नेतृत्व में सेना भेजी और पेशवा को जून 1817 ईस्वी में पेशवा को पूना की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। इस संधि के तहत पेशवा के गायकवाड़ पर वित्तीय दावे समाप्त हो गए कि भैया अब कोई टैक्स वैक्स तुम बड़ौदा वालों से नहीं लोगे, अब उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मराठा संघों को यहाँ पर भंग कर दिया गया और मराठा संघ के प्रमुख के रूप में पेशवा के प्रभुत्व को भी समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन के लिए 1817 ईस्वी, अब ये पिंडारी कौन है हमने पढ़े थे, तो ये ऐसे बेरोजगार लोग हैं कि समय आने पर ये मराठों की सेना में सैनिकों की तरह काम करते थे। और हम देखते हैं कि जब लूट करते थे मराठे और पिंडारी उनकी सहायता करते थे, तो लूट का 25% वह पिंडारियों को देना पड़ता था। लेकिन अब मराठे कमज़ोर हो गए थे और ज़्यादा युद्ध लूटपाट नहीं कर पा रहे थे, तो पिंडारियों में भी असंतोष था। इनका तो एक ही जरिए से खाना बनता था कि भैया लूट के लाएंगे और खाएंगे, लेकिन अब लूट ही नहीं हो रही थी, तो ये यहाँ पर जगह जगह डकैती डालने लगते हैं। तो यहाँ पर जो लॉर्ड हेस्टिंग्स रहता है वह परेशान होकर 1817 में टॉमस हिस्लॉप के नेतृत्व में सेना भेजता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिंडारी है उनके दमन के लिए भी यहाँ पर काम करता है। अब यह जो घटना रहती है हिस्लॉप की, यह जो घटना रहती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनती है। अगस्त 1817 ईस्वी में नागपुर रेजिडेंसी पर भोसले ने पूना रेजिडेंसी पर और पेशवा ने इंदौर रेजिडेंसी में होलकर ने कहाँ पर, नागपुर रेजिडेंसी पर हम भोसले को देखते हैं, पूना रेजिडेंसी पर हम पेशवा को देखते हैं और इंदौर रेजिडेंसी पर होलकर आक्रमण करते हैं और इसी के साथ युद्ध शुरू हो जाता है। ये आक्रमण तो ऐसा शुरू करते हैं कि भैया अब भी सफाया कर देंगे अंग्रेजों का, लेकिन पिंडारियों के दमन में सिंधिया की सहायता प्राप्त करने के लिए कंपनी ने नवंबर 1817 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि कर दी और यहाँ पर ग्वालियर बाकी सरदारों को धोखा देते हुए
साइडलाइन हो जाते हैं। और 1817 में दौलत राव सिंधिया कौन सी संधि करते हैं कि सिंधिया पिंडारियों को संरक्षण नहीं देगा, और यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है। और पिंडारियों के विरुद्ध सिंधिया कंपनी को 5000 की घुड़सवार सेना उपलब्ध कर पाएगा। पिंडारियों के विरुद्ध अभियान में सिंधिया असीरगढ़ और अहमदनगर के किला कंपनी को उपलब्ध कराएगा, जो कि सिंधिया के अधीन थे, जो अभियान के बाद उसे वापस लौटा दिए जाएंगे, हालांकि कभी वापस लौटाए नहीं जाते। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में कंपनी के विरुद्ध गायकवाड़ के साथ साथ सिंधिया भी युद्ध में शामिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिंधिया को अपना राज्य प्यारा था, ना कि मराठा संघ। उसे अपना ग्वालियर बचाना था, और यहाँ पर इसमें वह कामयाब भी हो जाता है। और देखते हैं कि सबसे कम नुकसान यहाँ पर सिंधिया का ही होता है। इसके बाद में देखिए कि कंपनी ने नवंबर 1817 ईस्वी में किर्की की लड़ाई में पेशवा को पराजित किया। नवंबर 1817 ईस्वी में शीतल बर्डी के युद्ध में कंपनी ने भोसले को पराजित किया। और महिदपुर के युद्ध दिसंबर 1817 ईस्वी में होलकर पराजित होते हैं। कोपार गांव एवं अष्टा या सेस्ती की लड़ाई में जनवरी 1818 में होती है। पेशवा की यहाँ पर पुनः पराजय होती है। पराजित पेशवा के साथ जून 1818 ईस्वी में पूना की संधि होती है, जिसके तहत कुछ शर्तें होती हैं। पहला ये होता है कि भैया पेशवा का पद अब समाप्त हो जाएगा, बहुत हुआ, बहुत तुमने चिपा चुल्ली कर ली, अब तुमको यहाँ पर पेंशन मिलेगी। कितनी? 8 लाख रुपए की सालाना पेंशन तुमको मिलेगी, और तुमको भैया कानपुर के पास में बिठूर के पास में एक घर बना के दे दिया जाएगा, वहाँ पर चुपचाप शांति से मुंह बंद करके तुमको वहाँ पर रहना है। दूसरी शर्त ये थी कि पूना और उसके आसपास के क्षेत्र कंपनी ने बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला लिया। कंपनी ने प्रताप सिंह, जो कि छत्रपति थे, उन्हें छत्रपति स्वीकार किया, क्योंकि प्रताप सिंह पहले भी विद्रोह नहीं करते थे, अब भी नहीं करते थे। ऊपर से प्रताप सिंह तो एक समय पर अंग्रेजों से मदद मांगते हैं। किसके विरुद्ध? बाजीराव सेकंड के विरुद्ध थी कि भैया बाजीराव सेकंड मेरी बात नहीं मान रहे। तो यहाँ पर छत्रपति का रोल साहू जी महाराज के बाद से कुछ खास नहीं रहता है, नाम मात्र के लिए रहते हैं। ऊपर से हम देखते हैं कि राम राजा या राजा राम 1749-50 की जो संगोला का जो संधि होती है, उसमें पूरे अधिकार किसको? पेशवा को सौंप देते हैं। तो उसके बाद तो सिर्फ नाम मात्र के लिए एक डमी के रूप में छत्रपति रहते हैं, बस इनका सम्मान रहता है, बाकी इनके पास में कोई भी शक्ति नहीं रहती है। तो वही यहाँ पर भैया इनको लगता है कि अगर हम छत्रपति को भी हटा देंगे और छत्रपति को भी साइडलाइन कर देंगे, तो यहाँ पर जो मराठी जनता है, जो छत्रपति को आदर्श मानती है, क्योंकि भले ही छत्रपति अयोग्य हो, लेकिन वह किसका वंशज है? वह शिवाजी का वंशज है, और शिवाजी महाराज का काफ़ी ज़्यादा सम्मान है। और अगर हम उनके वंशज को, उनके छत्रपति को हटाएंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि जनता विद्रोह कर दे। तो इसलिए पेशवा को तो हटा देते हैं, लेकिन छत्रपति को, ये छत्रपति स्वीकार करते हैं प्रतापराव महाराज को, और उन्हें यहाँ पर सतारा के आसपास उनको छोटी सी रियासत दे दिया जाता है। अब भोसले के साथ में 1818 ईस्वी में संधि होती है, नागपुर की संधि। और संधि के तहत कंपनी ने रघुजीत थर्ड को नागपुर का शासक स्वीकार कर लिया। उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्र जो भोसले के नियंत्रण में थे, कंपनी ने छीन लिए। होलकर के साथ जो संधि हुई 1818 ईस्वी में, और मंदसौर की संधि ये कहलाती है। राजपूत रियासतों पर होलकर का प्रभाव अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। नर्मदा और आसपास के क्षेत्र होलकर से छीन लिए गए। और सिंधिया के साथ संधि 1818 ईस्वी में हम देखते हैं, ग्वालियर की यह संधि थी, और सिंधिया से अजमेर और मालवा का क्षेत्र भी छीन लिया जाता है। किससे? सिंधिया से। तो हम देखते हैं कि सिंधिया से पहले तो पिंडारियों के दमन में पहले मदद मांगी गई। जब पिंडारियों का दमन हो गया, तो फिर यहाँ पर सिंधिया को भी यहाँ पर अच्छा सबक सिखाया गया। तो यहाँ पर राजपूताना की रियासतों पर सिंधिया का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो अब हम देखते हैं कि होलकर हो या सिंधिया हो, अभी अपने क्षेत्रों में सिमट कर रह गए। इनका राजपूताना जो राजस्थान क्षेत्र में ये बार बार कर वसूलने चल जाते थे, बार बार आक्रमण करते थे, वो समस्या अब खत्म हो गई। अब देखिए, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्त होने के बाद कंपनी ने राजपूत राज्यों के साथ स्वतंत्र रूप से संधिया की, जिसे अधीनस्थ पृथक्करण की संधि कहते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं जो रिंग फेंस की नीति हो, तटस्थता की नीति हो, बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो हम पढ़ते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है और इनसे हमें ये पता चलता है कि ब्रिटेन की राजनीति भारत के प्रति कैसी थी। हम देखते हैं कि पहले सामान्य व्यवस्था बनाने वाले गवर्नर जनरल आते हैं, फिर आक्रामक गवर्नर जनरल आते हैं, फिर सामान्य गवर्नर जनरल आते हैं, फिर आक्रामक आते हैं और फिर सूझबूझ वाले आते हैं। तो इस तरह से इनका जो राजनीतिक नज़रिया है ये भी हमें कई बार समझने को मिलता है। सहायक संधि यहाँ पर इसको पढ़े बगैर कैसे काम चलेगा, क्योंकि पूरा मराठा साम्राज्य ढहाने में सहायक संधि का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और यहाँ पर देखते हैं कि लॉर्ड बेलेजली न केवल इस संधि के दम पर मराठों को हराता है, बल्कि बहुत सारी क्षेत्रीय रियासतों शक्तियों को भी अंग्रेजों के अधीन करने का काम करता है। अब प्रारंभकर्ता लॉर्ड बेलेजली थे और संधि का जो आधार तैयार किया था वह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तैयार किया था। डुप्ले 1749 ईस्वी में दूसरे कर्नाटक युद्ध में सहायक संधि जैसी संधि करता है। मुजफ्फर जंग जो कि हैदराबाद से था और चंदा साहिब जो कि कर्नाटक से था, इनके विरुद्ध वह संधि करता है। अब हम यहाँ पर संधि के प्रावधान की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 5 प्रकार की शर्तें होती हैं। पहले आपको बता दूँ नॉर्मल शब्दों में कि भैया हमारा एक अधिकारी तुम्हारे पास रहेगा। ये कहते तो थे कि तुम्हारी व्यवस्था में वो तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन वास्तविक तौर पर वह अधिकारी जिसे रेजिडेंट कहते थे वह क्या करता था कि भैया राजा की जो राजनीति है उसमें वह हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा करता था और सारी गुप्त सूचनाएं यहाँ पर अंग्रेज़ों तक पहुँचाता था। जैसे ही अंग्रेज़ों को पता लगता था कि राजा विद्रोह करने वाला है या फिर राजा कमज़ोर हो गया है, तो अंग्रेज़ कोई ना कोई बहाना मारकर उस राज्य को हड़प लेते थे। दूसरी शर्त यह थी कि एक सैन्य टुकड़ी जिसको रेजिमेंट कहते थे, तो जो रेजिमेंट होती थी एक सैन्य टुकड़ी अंग्रेज़ों की, वह उस राज्य में स्थापित होगी। अब सैन्य टुकड़ी स्थापित होगी तो भैया खाने पीने को भी तो उनको कुछ लगेगा ना, तो उस सैन्य रेजिमेंट का जो खर्चा है वह राज्य देगा और उस खर्चे के लिए उनकी जो खपत है, मतलब अगर उनको 1 लाख रुपए हर महीने लग रहे हैं जो सेना है उसको, तो एक ऐसा क्षेत्र उनको देना पड़ेगा अंग्रेज़ों को जिसकी आय प्रति माह 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो एक भूमि क्षेत्र भी उनको देना पड़ेगा ताकि सेना के खर्च निकाला जा सके। साथ ही साथ अब राजा के कोई भी विदेश संबंध अंग्रेज़ों की अनुमति और उनकी सलाह के बगैर तय नहीं होंगे। साथ ही साथ किसी भी विदेशी राज्य से संधियाँ और युद्ध करने से पहले उन्हें अंग्रेज़ों से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगली शर्त ये थी कि किसी भी यूरोपीय शक्ति से वे संपर्क स्थापित नहीं कर सकते सिवाय अंग्रेज़ों के। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इनकी शर्तें थी। अब इनको यहाँ पर शब्दों में देखते हैं। संधिकर्ता राज्य का शासक स्थानीय शासक के हाथ में रहेगा। शासक अपनी विदेश नीति का संचालन कंपनी की सलाह पर करेगा। कंपनी संधिकर्ता राज्य में अपना एक प्रतिनिधि रेजिडेंट पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करेगा जो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जबकि वास्तव में ये हस्तक्षेप करता था और ये इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करता था कि राजा परेशान हो जाता था। और जब वह रेजिडेंट को निकालता था तो यहाँ पर अंग्रेज कहते थे कि भाई इसने विद्रोह कर दिया, इसने हमारे रेजिडेंट को भगाया है, और यहाँ पर फिर ये क्या करते थे, युद्ध कर देते थे। कंपनी की एक सैन्य टुकड़ी रेजिमेंट यानी कि संधिकर्ता राज्य के खर्च पर राज्य के बाह्य आक्रमणों व आंतरिक विद्रोह को सहायता देने के लिए राज्य की राजधानी में रखी जाएगी। जबकि ये सैन्य टुकड़ी किस लिए होती थी कि कभी भी अगर राजा को टपकाना हो तो इसी सैन्य टुकड़ी के दम पर उसके राज्य में कब्जा कर लो। तो वही कहते हैं ना कि आस्तीन का पाल सांप पाल के हमने रखा था कि भैया इतने लंबे समय तक हमने दूध पिलाया और इसने हमको डस दिया। तो ये सैन्य टुकड़ी कुछ ऐसा ही करती थी कि राज्य की आय से ही उसको खाने पीने को मिल रहा है और एक समय बाद वह सैन्य टुकड़ी अंग्रेजी आदेश पर राजा पर आक्रमण कर सकती थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस को पहले मिलाया गया। तो सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम के साथ में 1798 ईस्वी में यह संधि होती है। मैसूर के साथ में 1799। हम देखते हैं कि 1799 में जो चौथा या तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और फिर वाडेयार शासक को स्थापित किया जाता है पुनः छोटा सा क्षेत्र देकर
और कृष्ण राय इस समय पर वाडिया शासक होते हैं, उनके साथ में ये सहायक संधि की जाती है। तंजौर के साथ में 1800 और पेशवा के साथ में 1802 ईस्वी बाजीराव सेकंड के साथ में। और हम ये देखते हैं कि पेशवा के साथ 31 दिसंबर 1802 को की गई यही संधि कारण बनती है किसका, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का। और फिर 1803 में आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है, जो कि 1806 ईस्वी तक चलता है। तो यहाँ पर तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध को हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया और देखा कि किस तरह से मराठों की पूरी तरह से शक्ति समाप्त हो गई है और अब अंग्रेज भारत में अगली शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। तो भैया अगले वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से ये अगली शक्ति बनते हैं और हम अगले वीडियो से शुरुआत करेंगे जो अंग्रेज है उनके उदय की, विभिन्न कंपनियां जो भारत में आई उनके विकास की। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होगी और आप इनसे कुछ ना कुछ बेहतर सीख रहे होंगे। तो भैया यहाँ पर कुछ बेहतर सीखते रहिए और वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। जब आपको लगे कि संतोषजनक उत्तर आपको मिल गया है तभी आपको आगे बढ़ना है। ये बात कहते हैं कौटिल्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दम पर एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी और कहते हैं कि एक सामान्य से युवक चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाले कौटिल्य ही थे। तो इतने महान गुरु की बात तो आपको माननी ही चाहिए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले, किसी भी बात को कहने से पहले मन में विचार जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी प्लानिंग परफेक्ट होती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।